हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस PYQ रिवीजन सीरीज में। और आज देखने वाले हैं 4 सीरीज का क्वेश्चन आंसर। तो ये लास्ट होगा जून का सेकेंड पाली का ये प्रश्न पत्र है, आप लोगों को पता ही है। तो चलते हैं, और उससे पहले चैनल पर नया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ज़रूर से। चलिए, ये हिंदी साहित्य का PYQ है, तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो आएगा आपका प्राचीन संस्कृत, ठीक है, उसके बाद लौकिक संस्कृत, उसके बाद शौरसेनी और उसके बाद पश्चिमी हिंदी। तो A, C, B और D, तो ए ऑप्शन सही होगा। थोड़ा सा इसका डिटेल्स जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण है। तो ये विकास क्रम है। तो प्राचीन संस्कृत जो कि वैदिक संस्कृत के भी नाम से जानी जाती है, और दूसरी है लौकिक संस्कृत जो कि संस्कृत लोकों में उस टाइम में प्रसिद्ध थी जन सामान्य के रूप में। और शौरसेनी की बात करें तो इसमें जो आएगी ये पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी, ये 5 उपभाषाएं आएंगी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की बात की जाए, ये शौरसेनी के अंतर्गत आएंगी। और पश्चिमी हिंदी की बात की जाए तो इसमें ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी या जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है, और हरियाणवी, तो ये 5 बोलियां इसमें समाहित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके पूरे डिटेल्स को। यहाँ पर देख लें आप, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं जो है ये 1954 ईस्वी का है, और रामविलास शर्मा ये निबंधकार हैं। ठेले पर हिमालय 1958 जो कि धर्मवीर भारती का है। गंधमादन 1972 जो कि कुबेर नाथ राय का है, और कला का जोखिम 1981 जो कि निर्मल वर्मा द्वारा रचित है। तो ये निबंध संग्रह है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं का कालक्रम के अनुसार सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले जो है यथार्थवाद जो कि 16वीं 7वीं शताब्दी के आसपास है। उसके बाद उत्तर संरचनावाद जो कि 20वीं शताब्दी के मध्य है। उत्तर आधुनिकतावाद जो कि 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में आया। और विखंडनवाद जिसे जॉग देरिदा द्वारा दिया गया है, ये 1967 की बात है। तो ये हो जाएगा A, D, C और B, तो C ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले होगा इत्यलम 1946, और उसके बाद होगा कितनी नावों में कितनी बार, ये 1967 की है। पहले सन्नाटा बुनता हूँ तो ये 1973 की है सी, और नदी की मांग पर छाया ये 1981 का है। तो यहाँ पर देख लीजिए दे दिया गया है। तो इत्यलम 1946 का है। आगे का है कितनी नाव में कितनी बार, ये 1967 का है। पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, और नदी की मांग पर छाया तो ये 1981 का है। तो ध्यान रखना है, सभी कविता संग्रह हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो सुहाग का निपुण जो है ये सबसे पहले आएगा क्योंकि ये 1960 का है। मानस का हंस 1972, खंजर नयन 1981, पीढ़ियाँ जो है 1990। तो ये सभी उपन्यास अमृतलाल नागर के हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, तो ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है।
तो देखिए कि बकरी जो है 1974 जो कि सक्सेना का है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक और द्रोणाचार्य 1977 शंकर शेष द्वारा रचित है। देहांतर 1987 का है, आचार्य नंद किशोर। और भूख आग है जो कि 1998 कृष्ण बलदेव वैद जी का है। तो ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए कि त्रिशंकु जो कि अज्ञेय का है 1945 होगा, तो ये पहले होगा। रेती के फूल 1954 जो कि दिनकर जी का है, तो उसके बाद होगा रेती का फूल। सीरीज की याद आई ये 1995 विद्यानिवास मिश्र। तो देख लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और आदि अंत और आरंभ 2001 का है जो कि निर्मल वर्मा का है। तो ये होगा डी ऑप्शन होगा, DCBA। तो नीचे से ऊपर की तरफ गया है। तो थोड़ा सा पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह ऑप्शंस भी रख सकते हैं एग्जामिनर। तो ये भी थोड़ा सा आपको रियलाइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दलित आत्मकथाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले जो होगा ये अपने अपने पिंजरे जो कि 1995, ये 2 भागों में है, ध्यान रखना है, और मोहनदास नेमिष राय का है। उसके बाद होगा जूठन 1997 का, ओम प्रकाश वाल्मीकि मुर्दहिया जो कि तुलसीराम का है 2010 का, और शिकंजे का दर्द जो कि 2011 का है सुशीला टाकभोरे। तो DACB। तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, मार्क्सवादी समीक्षकों की निम्नलिखित रचनाओं को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो रामविलास शर्मा का है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। रांगी राघव का है प्रगतिशील साहित्य के मानदंड। मुक्तिबोध का है कामायनी एवं पुनर्विचार, एक पुनर्विचार होगा। तो और शिव कुमार मिश्र का है मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत। अब देखिए कि यहाँ पर तो नाम दे दी गई है सभी का कि कौन से रचनाकार हैं और किस तरह की रचनाएं इन्होंने की है। तो हो सकता है कि ये डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा किसकी रचनात्मक ग्रंथ है। तो यहाँ से आपके 2-4 प्रश्न निकलकर सामने आ रहे हैं, और बाकी देख लेते हैं यहाँ पर डेट पीरियड के मामले में क्या है। यहाँ पर देखिए कि रांगी राघव के जो प्रगतिशील साहित्य के मानदंड है ये 1954, तो सबसे पहले यही आएगा। मुक्तिबोध का है कामायनी एक पुनर्विचार जो कि 1961 का है। शिव कुमार मिश्र का मार्क्सवादी साहित्य चिंतन इतिहास तथा सिद्धांत ये 1973 का है। और रामविलास शर्मा का है भारतेंदु युग और हिंदी भाषा का विकास परंपरा जो कि 1975 का है। तो रचनाकार भी ध्यान में रखना है, रचनाएं भी रखना है, और साथ में प्रकाशन वर्ष भी। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म वर्ष के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बिहारी आएंगे जो कि 1995, मतीराम 1617, जसवंत सिंह 1626 और देव 1673 ईस्वी। तो BADC। तो टी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, स्थापना और तर्क है। तो संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो ये दोनों ही ना स्थापना सही है और ना ही तर्क। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। संचारी भावों के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में रस निष्पन्न होता है तथा भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। भरत मुनि ने अपनी पुस्तक जो कि नाट्य शास्त्र है उसके 6ठे अध्याय में रससूत्र की व्याख्या इस प्रकार से दी है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाश्र निष्पत्ति है। तो अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी कि संचारी भाव जिसे कहा जाता है कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर साथ साथ आप देख सकते हैं
जो कि दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। स्थापना और तर्क है। प्रेम निजी भाव है, साहित्य में उसका चित्रण असामाजिक हो सकता है। तो ये क्या गलत लग रहा है, क्योंकि प्रेम का चित्रण मांसल ही होता है, जिसके कारण उसमें अश्लीलता आ जाती है। ऐसा नहीं है, तो दोनों ही गलत हो जाएगा। हाँ, तो दोनों ही गलत होगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित था। तो कैसे एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित नहीं था, और भी वाद थे, तो इसे एकल नहीं कहा जा सकता है, तो ये इसलिए गलत होगा। लेकिन ये जो है ये सही होगा कि समर्पण जो था वो सगुण भक्ति का मूल है। तो ये सही होगा, लेकिन आर गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए कि समर्पण सगुण भक्ति का मूल है, ये तो सत्य है, लेकिन भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से ही प्रभावित नहीं रहा, बल्कि भक्ति आंदोलन और कई वादों से प्रभावित था। जैसे इस्लाम का एकेश्वरवाद था, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। तो कई वाद से प्रभावित था, तो किसी एकल को आप यहाँ पर सिर्फ अद्वैतवाद से ही भक्ति काल जो था, भक्ति आंदोलन, वो प्रभावित नहीं था, तो इसलिए गलत कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को क्या है। स्थापना और तर्क दी गई है। शास्त्रीय विधानों में लोकात्मकता का स्पष्ट झुकाव है, तो ये बिल्कुल है। इसीलिए अभिनय के धर्मीगत स्वभाव के अनुकूल लोक धर्मी और नाट्य धर्मी भेदों का शास्त्रीय विधान हुआ है, तो ये भी सही है। तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। कथन और दो कथन दिए गए हैं, तो तर्क यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो दो कथन है, कथन 1 और कथन 2। दलित लेखन स्थापित सांस्कृतिक व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है, ऐसा बताया जा रहा है कि दलित लेखन के विषय में। ठीक है, कथन 2 पढ़ते हैं कि दलित लेखन राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित है। अब देखिए आगे देख लेते हैं कि क्या ऐसा था यहाँ पर थोड़ा सा, तो देखिए, तो यहाँ पर सी होगा। कथन 1 तो सत्य है, लेकिन कथन जो 2 है वो असत्य है। क्यों है, यहाँ पर देख लें थोड़ा सा। क्योंकि दलित साहित्य से तात्पर्य दलित जीवन और उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर लेखन हुए हैं, लेकिन दलितों को हिंदू समाज व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण न्याय, शिक्षा, समानता तथा स्वतंत्रता आदि मौलिक अधिकारों से भी वंचित रखा गया है। तो ये जो है सर्वाधिक प्रभाव नहीं कर रहा था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रभावित था ऐसा नहीं था, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित नहीं था, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब अनुपरिच्छेद दिया गया है, तो इसको पढ़कर आपको आंसर टिक आउट करना है। तो इसे थोड़ा सा खुद से आप एक्सरसाइज कीजिएगा इस पर, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है कि आपको यहाँ से 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अब जो है पैराग्राफ 2 पूछी जाती है 2020 से ही, तो आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसे पढ़कर ही आंसर देना है। और अगर टाइम टेकन में प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो थोड़ा सा इसको पहले ही कर लें, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम हो रही है, टाइम छूट जा रही है बाद में, और आप हड़बड़ी में नहीं कर पा रहे हैं, प्रश्न को नहीं पढ़ पा रहे हैं सही टाइम पे, तो इसको पहले ही कर लें ताकि आपको सुविधा हो सके। और 1 लाइनर फॉर्म में जो प्रश्न आते हैं वो आप बाद में भी कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से इसका आंसर दें। तो ये थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज का ज़रूरत है। और अभी 2-3 पैराग्राफ जो है आप डेली करें एग्ज़ाम तक, क्योंकि आपका एक्सरसाइज अच्छी रहेगी तो आप परफॉर्मेंस भी अच्छे कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना है, तो ये खुद से करें, सही रहेगा। हालांकि ये थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका मैं सीधे आंसर बता दूंगी, क्योंकि ये करने में थोड़ा सा वीडियो जो है लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैं ये पूरा पैराग्राफ को नहीं देख पाती हूँ।
और मैं छोटा सा ही वीडियो में ये आप शॉर्ट फॉर्म में आपको बताना चाहूँगी कि ये खुद से करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन नहीं है कि सीधे मैं करूं और आपको बताते चलूं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। इसको खुद से जितना कीजिएगा उतना आपका जो है एक्सरसाइज होगा और अच्छे से होगा। तो चलिए, 91 नंबर जो प्रश्न है, भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था, से लेखक का क्या आशय है। तो यहाँ पर बी आंसर दिया गया है आंसर की में। तो भक्ति आंदोलन ने सामंती व्यवस्था को तोड़ने का काम किया था, तो बी होगा, क्योंकि लेखक का आशय यही था। और ये पैराग्राफ के अनुसार है, क्योंकि मैंने जब ये एग्ज़ाम दिया था तो इसमें मेरा जो है फुल मार्क्स आए हुए थे और 10 नंबर टोटल मिले हुए थे, 5 नंबर और 5 नंबर दोनों पैराग्राफ के। तो इसमें मैं सफल हुई हूँ 2020 में, और फिर 20-21 का जो मर्ज सेशन था उसमें भी सफल हुई हूँ, और फिर 21 और 22 का जो मर्ज सेशन था उसमें भी मैं सफल हूँ। तो 3 बार मैं सफल हूँ इस एग्ज़ाम को लेकर। तो इसीलिए थोड़ा सा ये अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से आंसर आपको टिक आउट करना है। तो थोड़ा सा आप ठहर के इसे पहले ही बना लें अगर आपको कठिनाई हो रही है, क्योंकि एग्ज़ाम के कारण हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे देते हैं अन्य प्रश्न पे, लेकिन इसे कर लें क्योंकि ये 10 नंबर का टोटल है, तो इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाली है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि भक्ति आंदोलन जातीय आंदोलन का सांस्कृतिक प्रतिबिंब था। तो लेखक का से क्या है कि भक्ति आंदोलन ने क्या किया कि समानती व्यवस्था को, जो समानती व्यवस्था थी उसे तोड़ने का काम किया था। किसने? भक्ति आंदोलन ने। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये देखिए कि थोड़ा सा यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ कि जो भक्ति आंदोलन को जातीय आंदोलन, एक जातीय आंदोलन के रूप में जो कवि जाने जाते हैं वो कौन है, तो थोड़ा सा कमेंट में जरूर से बताइएगा आप। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। जाति यानी कि नेशन के संगठन में बाधक तत्व कौन सा है, तो ये है कि केंद्रीय राज्य सत्ता द्वारा जागीरदारों की स्वच्छंदता को प्रश्रय देना। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। आगे देखते हैं क्या है। संस्कृति प्रभुत्व से लेखक का संकेत किस संस्कृति के प्रभुत्व से है, तो पुरोहितों की संस्कृति के प्रभुत्व से। आगे बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार संत साहित्य का प्रसार किस अर्थ में अनूठा था, तो ये था संतों ने जनता की संस्कृति को फैलाने में मदद की थी। तो आप सूफी संत देख सकते हैं, या फिर सूफी प्रेमाश्रय शाखा के कवि को देख सकते हैं, या फिर कबीरदास या अन्य उनके जो अनुयायी थे उनको देख सकते हैं कि किस तरह से जनता में एक आडंबर को हटाना उन्होंने चाहा, और अपने जागरण गीतों के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने जनता को एक सामाजिक बंधन में बांधते हुए प्रेम का भी संचार किया है। तो ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो है भक्ति आंदोलन से ये पैराग्राफ उठाई गई है। तो थोड़ा सा इसीलिए मैं बोलती हूँ कि शुक्ल जी का बुक जरूर से पढ़ लें, जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करें। हालांकि जो अभी एग्ज़ाम है तो अभी इसको पढ़ने का कोशिश ना करें, क्योंकि अभी नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये प्रश्न ही आप हल कर लें, आपके लिए काफ़ी हेल्प ये रहेगी। तो शेर शाह और अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से गुण ने भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुंचाई थी, तो उनका विस्तृत उदारवादी और अस्थायी साम्राज्य, ये भक्ति आंदोलन को फैलने में मदद पहुंचाई थी शेर शाह और अकबर के शासन काल में। तो ये थोड़ा सा आपको पता भी चल रहा है कि क्या था नहीं था। अब देखिए कि ये दूसरा पैराग्राफ है। अब देखिए कि क्या है इसमें। तो देखिए कि साहित्यकार, साहित्य से संबंधित हैं सभी। तो सीधे चलते हैं प्रश्न के ऊपर, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। क्या है, प्रश्न से ही पूरा परिच्छेद का पता चल जाता है। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो साहित्यकार प्रचारक नहीं है। साहित्यकार प्रचारक नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी रचना की सामाजिक उपादेयता नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रचारक नहीं है, वो प्रचार नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो रचना थी उनकी लोगों की जो विचार थे उससे मिलती जुलती थी, और
जैसे आप भारतेंदु युग में ही ले लें, और मैंने इस पर खासी जो है वीडियो बनाए हुए हैं, तो चलिए इस पर मैं बाद में ही चर्चा कर लेती हूँ। चलिए आगे अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही है उसको देखना है। रचना की सामाजिक उपादेयता होती है, बिल्कुल होती है। साहित्य का संबंध राष्ट्रीय जीवन से है, बिल्कुल है। दरबारी कवियों ने पलायन किया, तो बिल्कुल किया। अब देव को ही देख लें कि उन्होंने एक दरबार में उनका काम नहीं चला, वो कितने ही दरबार में अपना जीवन व्यतीत किए हैं, क्योंकि वो एक जगह नहीं टिक पाते थे। कई जगहों पर उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है अपने क्या बोलते हैं उसको, अपनी रचनाओं के माध्यम से दरबार में उन्होंने काम किया और अपना नाम भी कमाया, लेकिन एक जगह नहीं टिक पाए। जैसे अन्य कवि टिक जाते थे, जैसे आप बिहारी को ले लें, फिर घनानंद को, मतीराम को, या अन्य जो भी कवि हैं रीतिकाल संबंधित अन्य कवि टिकते थे एक जगह, लेकिन देव जो है इनकी प्रवृत्ति थोड़ी सी चंचल थी, क्योंकि ये एक जगह नहीं टिक पाते थे, तो दरबारी कवियों ने पलायन किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है। और बी ऑप्शन जो कि गलत है, इसे भी थोड़ा सा देखना आवश्यक है। साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ना आवश्यक नहीं। अब देखिए, आवश्यक नहीं, कैसे नहीं आवश्यक? साहित्यकार का अगर समाज पर प्रभाव ही नहीं पड़े तो वो साहित्य निरर्थक है, किस काम का है? कोई काम का नहीं है। अगर आप जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का सिलेबस हो, यूजीसी नेट का सिलेबस हो, बीपीएससी टीआरई का सिलेबस हो, या फिर अन्य जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सिलेबस हो, तो अगर वो समाज के लिए उपादेयता नहीं रखती है, उसका उपयोग नहीं है, वो समाज में कोई वैल्यू ही नहीं है उसका, तो फिर वो सिलेबस किस काम की? चाहे वो आप पढ़ें या ना पढ़ें, उसमें क्या? तो ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल है, आवश्यक है, प्रभाव पड़ता है समाज पे। तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्र के लिए उपयोगी साहित्य सृजक की पहचान क्या है? तो सत्य का ग्रहण और निर्भयता पूर्ण अभिव्यक्ति, तो ये गुण है साहित्य सृजक का। वो निर्भीक होना चाहिए और सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और अपनी रचनाओं में उड़ान भरनी चाहिए। आगे है, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य का पुनीत अनुष्ठान क्या है? तो ये अशीव की क्षति, अशीव की क्षति। आगे प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है और इस सेशन का भी लास्ट है। तो उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना क्यों जरूरी है? तो रस के उद्रेक के लिए, यानी साहित्यकार के लिए पात्रों और परिस्थितियों का ख्याल रखना रस के उद्रेक के लिए जरूरी है। तो ये रही आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जून 20 का सेकेंड पाली का प्रश्न पत्र था, जो कि समाप्त हो गया। अब इसके आगे प्रश्न को देखने वाले हैं। तो ये जितने भी लेटेस्ट प्रश्न हैं सभी को बारी बारी से हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह धीरे धीरे पैटर्न चेंज होते रहे हैं एग्जाम में। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल इसे देखें और स्किप ना करें, बिल्कुल भी पूरी वीडियो को देखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहें चैनल पर और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। चलिए, थैंक यू सो मच।